नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे राइट साइड पे बड़ा ही अच्छा एनिमेशन आपको दिख रहा है। इम्प्लोजन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नीचे गिरती नजर आ रही है और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। देखिए, सुपर टेक ट्विन टावर्स जो है नोएडा में, इनका डेमोलिशन होने वाला है। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। मौका मिला तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। आज संडे है 28 अगस्त 2022। डेली न्यूज और साइंस एंड टेक की कुछ न्यूज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस के लिए कुछ नई स्कीमें लेके आई है केंद्र की सरकार। ये केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, रिटायर्ड जजेस को, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, फिर शॉफर ड्रिवन गाड़ी, उसके साथ साथ आप कह लो रहने के लिए घर, ये सब कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे रही है। अब कुछ हद तक ये इंसेंटिव्स जजेस के लिए जरूरी भी हैं और कुछ हद तक क्या ये इंसेंटिव्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेंगे, इन चीजों के ऊपर यहाँ पे बहस की गई है। और ट्विन टावर्स का डेवल्यूशन, मोस्ट प्रॉब्ली ये दो चीजें मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बताऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में भैया फर्टिलाइजर कॉस्ट को कट करने के लिए एक सिंगर भारत ब्रांड लॉन्च कर रहा है इंडिया। इस बात को लेकर अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा है। केंद्र की सरकार के मिनिस्टर इसके रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं, इसको देखेंगे। इंडिया के अंदर नए टैंक्स लाए जाने की बात की जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी मुस्लिम वुमेन खुला के ऑप्शन को इस्तेमाल करके तलाक ले रही हैं और म्यूचुअल एक्सेप्टेबल तरीके से तलाक ले रही हैं खुला के माध्यम से। तो एक खुला का माध्यम किस प्रकार से एक्सरसाइज किया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जो भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, उनको ये बोलना है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और यूएन न्यूक्लियर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस, देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय से दुनिया भर की कंट्रीज इस बात को लेकर डिस्कशन कर रही हैं कि जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज वो जल्दी जल्दी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिस्पोज ऑफ करें, तो जो नॉन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज है वो भी पीस में रह सकती हैं, वो नए न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे नहीं भागेंगे। अब इस बात को लेकर फाइनल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को रशिया ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है और ये एक बहुत ही डिसएडवांटेजियस न्यूज है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फूड फ्लाई न्यूक्लियर मैट्रिक्स को स्टडी करने के तरीके के रिस्पेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक आर्टिकल है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको देखेंगे। और मॉस्किटोज की सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो ये तीन साइंस एंड टेक के आर्टिकल है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोनों मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी दबाइएगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, विम्प। विम्प का मतलब मन से कमजोर व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डरता है, अंदर से घबराया घबराया है, उसको आप क्या बोलोगे? विम्प बोलोगे। चलिए आज की पहली न्यूज, जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में सिंगल ब्रांड टू हेल्प कट फर्टिलाइजर कॉस्ट, यूनियन मिनिस्टर। देखिए, क्या है कि भारत सरकार ने अनाउंस की वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम और इसको नाम दिया है पीएमबीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना। अब बेसिकली जैसे ही ये स्कीम लॉन्च की गई, अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि भाई ये जो सेंट्रल सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये अपना प्रमोशन कर रही है। तो इस कंटेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर फॉर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स मनसुख मंडविया साहब ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम लेके आए हम, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर्स के ट्रांसपोर्टेशन में सिंक्रोनाइजेशन लेके आएगी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। अब समझते हैं कैसे। भारत सरकार दुनिया भर की उन कंट्रीज के साथ एडवांस में डील साइन कर रही है जो बड़े स्केल पे फर्टिलाइजर के निर्माता हैं या फिर फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया और सऊदी अरेबिया। इंडिया ने रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ एग्रीमेंट साइन किए ताकि आगे आने वाले लंबे समय तक इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर की कमी ना हो। अभी रिसेंटली केंद्र की सरकार ने सऊदी अरेबिया के साथ 2.5 मिलियन टन ऑफ फर्टिलाइजर का एग्रीमेंट साइन किया। यहाँ पे रेडीमेड फर्टिलाइजर्स भी हैं और फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल भी हैं। ये फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल पहुंचेंगे इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज के पास और वो कंपनीज पूरे इंडिया में इन फर्टिलाइजर को बांटेंगी। अब ये जो फर्टिलाइजर कंपनी है ना, इनको इंप्लीमेंट करना है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। मतलब ये फर्टिलाइजर कंपनी कोशिश करेंगी कि जितना हो सके उतना कम क्रिस क्रॉस मूवमेंट हो फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर का मूवमेंट फाइनल यूज में 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओवरऑल पूरे साल फार्मर्स के पास फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम तब होगी जब फ्रेट चार्जेस कम हो फॉरेन से यहां तक लाने की। दूसरा, इंडिया में आने के बाद वो जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर है वो इंडिया के ओरिजिन से फाइनल जिस जमीन में भी जाने वाला है उसकी जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर से कम हो। तब जाके ओवरऑल आप कहोगे कि हाँ भाई फर्टिलाइजर के ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पैसा खत्म नहीं हो रहा।
समझ गए बात को। फिर यहाँ पे सरकार को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा कि फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस बात को लेके देखिए हमारे मिनिस्टर साहब ने साफ साफ बोला है कि डाइमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इन सब के दाम नो डाउट बढ़ रहे हैं और वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी 2010 के अंदर फर्टिलाइजर नहीं आता है। और जो फर्टिलाइजर की मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट के दाम के हिसाब से फर्टिलाइजर के प्राइसेस डिसाइड करने का सरकार ने लेवरेज दे रखा है। अब चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं पैंडेमिक के चलते, सप्लाई चेन डिसरप्शंस के चलते, रशिया यूक्रेन वॉर की जियोपॉलिटिक्स के चलते, तो उसके लिए फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार ये भी बोल रही है कि जितने फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं उतने ही सरकार ने फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी बढ़ाई है। तो नो डाउट फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं, लेकिन फर्टिलाइजर की मार्केटिंग कंपनी को उतना ही पैसा भी ज्यादा दिया सरकार ने ताकि फार्मर्स के पास उसी दाम पे पहुंचे। फिर ओवरऑल भारत सरकार भारत ब्रांड यहां पे लॉन्च कर रही है। अब जो भी फर्टिलाइजर बेचा जाएगा भारत ब्रांड के अंदर बेचा जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत यूरिया, भारत डाइमोनियम फॉस्फेट, भारत म्यूरेट ऑफ पोटाश, भारत एनपीके फर्टिलाइजर, और जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज हैं, फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज हैं, जो भी यहाँ पे फर्टिलाइजर बेच रही हैं, उनको ये भारत ब्रांडिंग फर्टिलाइजर पे करनी पड़ेगी अगर भारत सरकार का इंसेंटिव चाहिए तो, अगर भारत सरकार का आप कह लो सब्सिडी चाहिए तो। इस भारत ब्रांड में क्या होगा कि जो पैकेट है ना, उस पैकेट के 2/3 पे भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री बीजेपी लोगो आएगा। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, याद रखिएगा, ये बीजेपी है, भारतीय जनुर्वरक परियोजना। तो पीएम बीजेपी ये जो लोगो है और भारत ब्रांड लोगो, ये 2/3 पैकेट पे नजर आएगा और बचे 1/3 पे जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, जो कंपनी बना रही है, वो अपना लोगो नाम वगैरह डाल सकती है। अब आप बोलोगे सर कंपनी का नाम केवल 1/3 पे, तो समझिए फर्टिलाइजर के सेक्टर में भारत सरकार एक बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है। तो उस कंटेक्स्ट में भारत सरकार टेक्निकली 2/3 पैकेट पे एक ब्रांड नेम छपवा सकती है और ये ब्रांड नेम इंडिया के फर्टिलाइजर्स को एक विजिबिलिटी होगा। कल की डेट में इसी भारत ब्रांड के जो फर्टिलाइजर हैं हम आसपास के देखे देश जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे 4 महीने का टाइम दिया जाएगा कंपनीज को कि जिन भी पुराने पैकेट्स में तुमने फर्टिलाइजर वगैरह स्टोर किया है उनको बेच लो, ठीक है ना। ओल्ड डिजाइन बैंक ये जो बैग्स हैं वो सितंबर 15 के बाद यूज नहीं किए जाएंगे। नए बैग्स का रोल आउट 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के एक नई भारत स्कीम, पीएम बीजेपी स्कीम फर्टिलाइजर के रिस्पेक्ट में हमारे सामने आती नजर आए। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2-3, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, आर्मी पुशेस न्यू टैंक एंड आर्मर्ड कैरियर प्रोजेक्ट्स। देखिए यहां पे एक नया जनरेशन फ्यूचर टैंक यहां पे लॉन्च किया जा रहा है, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर। इसको धीरे धीरे करके 2030 तक इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडेक्ट किया जाएगा। एक नया प्रकार का टैंक है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक है। ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास रशियन T-72 और T-90 टैंक्स, और ये जो T-72 T-90 टैंक्स है ये अपने आप में ही बहुत एफिशिएंट है। यूक्रेन वॉर में रशिया ने इन टैंकों को इस्तेमाल किया है। बहुत सारी आपने ऐसी वीडियोस वायरल होती देखी होंगी जहां पे ड्रोन से टैंक के ऊपर अटैक किया और टैंक को कुछ नहीं हुआ, टैंक तब भी चल रहा था। फिर इंडिया के पास खुद के इंडिजीनियस अर्जुन टैंक भी हैं, अर्जुन MK-1A टैंक भी हैं, ये भी हमारे पास इंडक्ट होने वाले हैं। बट इसके साथ साथ भारत सरकार का ये बोलना है कि हमें खुद का एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया जनरेशन टैंक भी इंडक्ट करना है। तो T-72 T-90 और अर्जुन टैंक के साथ एक और फ्यूचर टैंक, न्यू जनरेशन टैंक भारत सरकार प्रोक्योर करने को घूम रही है और धीरे धीरे उसको 2030 तक इंडक्ट करेगा और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद कहीं ना कहीं इसको हम खुद भी बनाएंगे। जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है इंडियन आर्मी की, वो रशियन BMP-2 जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, इनके अलावा फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV स्कीम के अंदर ओवरऑल ये नया टैंक लाने की बात कर रही है। लैंड बेस्ड जो वॉर होता है ना उसमें टैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। T-72 टैंक इंडियन आर्मी की सर्विस में पिछले 40 सालों से है और अब इन टैंकों के बाद एक स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक यहां पे बनाने की बात हो रही है। अब बहुत डिटेल्स यहां पे अवेलेबल नहीं है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक कैसा होगा, बट ओवरऑल अब देखिए क्या है ना, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं। आजकल एरियल कैपेबिलिटी दुनिया भर की कंट्रीज की बढ़ गई, तो एरियल कैपेबिलिटी से टैंकों के ऊपर बमबारी कर पाना, गोलियां चला पाना, बम फेंक पाना काफी आसान हो गया है। तो एक टैंक की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होनी चाहिए, प्लस उस पर्टिकुलर टैंक के पास सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म भी होना चाहिए।
उस टैंक के ऊपर कुछ ऐसी गन्स माउंटेड होनी चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर ड्रोन को टारगेट कर सके। तो इस कंटेक्स्ट में नए स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक इंडिया अपने अंदर इंडक्ट करना चाहता है। ओके भाई, अभी के लिए जो आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है वो BMP-2 टैंक्स को इंडक्ट करके रखी हुई है। आगे आने वाले समय में इन टैंक्स के ऊपर और जो नए टैंक्स आएंगे सेकेंड जनरेशन कॉन्कर्स वायर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जाएंगी। अब क्या है कि टैंकों में नाइट इमेजमेंट, बस मान लीजिए कोई एक टैंक रात में ऑपरेट कर रहा है, अब इस टैंक को रात में किसी ड्रोन से टारगेट किया गया, तो ये टैंक अपने सेल्फ डिफेंस में अभी के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सेकेंड जनरेशन की यूज कर रहा है। तो रात में भी सेकेंड जनरेशन और उसके बाद जो थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आएंगी उसको भी ये टैंक डिप्लॉय कर सके अपने आप में और ड्रोन्स को ध्वस्त कर सके अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी से, अपनी खुद की एक्वायर्ड कैपेबिलिटी से। ये यहां पे जरूरी है, समझ गए? तो थ्रेट कम कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच, पुराने टैंक को नए टैंक से चेंज करो। इन नए टैंक के पास नाइट इनेबलमेंट होना चाहिए, नाइट में लेटेस्ट थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के थ्रू ये ड्रोन अटैक को थ्वार्ट कर सकें। इस प्रकार की एबिलिटी का टैंक हमको चाहिए। फिर यहां पे अगर आप देखो तो एक थर्ड जनरेशन नाग मिसाइल सिस्टम भी इंडक्ट किया जा रहा है हमारी बटालियंस में, रिकॉनेसेंस और सपोर्ट बटालियंस में, इसको नामिस बोलते हैं, थर्ड जनरेशन नाग मिसाइल सिस्टम। डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है इंडिया की, उसने 13 नाग मिसाइल कैरियर्स और 293 नाग मिसाइल्स को एक्वायर करने का अप्रूवल दे दिया था जुलाई 2022 में। फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यह भी अप्रूवल दिया है कि 177 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड और कंट्रोल प्लेटफॉर्म को भी इंडक्ट किया जाए इंडियन आर्मी में, जुलाई में दिया गया। फिर व्हील्ड कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि 105 न्यू व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स खरीदे जा सकते हैं और 1000 SC एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यहां पे पुरानी मिसाइल्स को रिप्लेस करेंगे। फिर नए लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल को भी यहां पे इंडक्ट किया जाएगा, अच्छी मोबिलिटी के लिए, अच्छी प्रोटेक्शन के लिए, समझ गए? तो बहुत सारा फायर पावर अपग्रेडेशन यहां पे चल रहा है। अच्छी अच्छी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि फायर एंड फॉरगेट की कैटेगरी में आती हैं। कैनिस्टर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशंस, BMP-2 चेसिस, IST सिस्टम्स। तो अलग अलग प्रकार के ये जो मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इनको इंडियन आर्मी इंडक्ट कर रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इनको अप्रूवल भी दे रहा है। ओवरऑल स्टेट ऑफ द आर्ट बनने की कोशिश कर रही है यहां पे इंडियन आर्मी। फिर नेक्स्ट, GS पेपर 1 इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। ज्यादा से ज्यादा वुमेन आजकल खुला का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही हैं। मुस्लिम्स के डिवोर्स करने की बात की जाए तो एक म्यूचुअल कंटेंट से डिजॉर्ट होता है जिसको आप बोलते हो मुबारक, जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई हमें साथ में नहीं रहना, काजी साहब हमारी मैरिज को आप एनल कर दो। एक डिवोर्स होता है खुला जो वाइफ इनिशिएट होती है, एक होता है तलाक जो हस्बैंड इनिशिएट करता है। ट्रिपल तलाक तो देखो अब बंद हो चुका है। तलाके बिद्दत के ऊपर और तलाके हसन के ऊपर अभी के लिए एक बहस चल रही है। अब यहां पे एक फैक्ट प्रेजेंट किया गया है, इमारत ए शरिया दारुल काजा, ये इस्लामिक आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं और बिहार के इस्लामिक आर्बिट्रेशन सेंटर्स का डाटा यहां पे निकल के आ रहा है। ये बता रहा है डाटा कि आज की डेट में खुला के थ्रू बहुत सारी वुमेन भी यहां पे डिवोर्स मांग रही है। अक्सर कर जब भी मुस्लिम्स में हम लोग डिवोर्स की बात सुनते हैं तो क्या सुनते हैं कि एक लेडी के खिलाफ ट्रिपल तलाक, तलाक 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 कर दिया आदमी में और लेडी बेचारी यहां पे परेशान हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरा डाटा उठा के देखो तो बहुत सारी लेडीज यहां पे खुला के माध्यम से तलाक मांग रही। खुला के माध्यम से क्या होता है कि एक लेडी जाएगी काजी साहब के पास और बोलेगी कि मैं अपनी मेहर वापस कर रही हूं, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। बहुत सारे केसेस में मेहर वापस नहीं भी करती हैं औरतें, वो डिपेंड करता है वहां पे जो रिलीजियस गुरु हैं, जो काजी हैं, वो किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। तो खुला के अंदर वुमेन डाइवोर्स को इनिशिएट करती है, अपनी जो मेहर थी, जो वेल्थ थी, जो वुमेन को प्रॉमिस की करी गई थी वो सरेंडर करती है। बहुत सारे केसेस में वुमेन नहीं भी सरेंडर करती है और बाद में खुला को ओरली भी इफेक्ट किया जा सकता है या कि खुलनामा नाम का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो कि लीगली आप कह लो मतलब इन्फोर्सिएबल होता है, पर्सनल लॉज में अलाउड है, एक वुमेन को डिवोर्स मिल जाता है। एक प्रकार का इंस्टेंट डिवोर्स है। एक वुमेन अगर लीगल प्रोसीडिंग, एक मुस्लिम वुमेन अगर लीगल प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना चाहे तो वो खुला के थ्रू डिवोर्स ले सकती है। हालांकि खुला में उस हद तक आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो अगर किसी मुस्लिम लेडी को अपने हस्बैंड से कंपनसेशन चाहिए, पैसे चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उस केस में फिर वो लीगल मेथड से ही जाएगी। बट अगर पैसे वगैरह नहीं चाहिए तो इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अंदर खुला का एक तरीका मुस्लिम वुमेन के पास अवेलेबल है जिसके थ्रू वो डाइवोर्स ले सकती है। तो अब यहां पे
इमारत शरिया मरकज में ऐसा बताया गया कि 2021 में 572 केसेस निकल के आए हैं। ज्यादातर केसेस खुला के हैं, कुछ मुबारक के हैं, ट्रिपल तलाक का एक भी यहां पे केस नहीं है। ये बताया है अंसर अलम कासिमी साहब ने, जो कि चीफ काजी हैं इमारत शरिया मरकज में। ये बिहार के अंदर है, आपका पटना में ये बेस्ड है। और यहां पे ओवरऑल अगर आप देखो तो बिहार झारखंड में जितने भी ऐसे इस्लामिक आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, 1443 का जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके हिसाब से 2020-21 में 5000 केसेस खुला के बिहार और झारखंड के सारे इस्लामिक आर्बिट्रेशन सेंटर्स में निकल के आए हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि जब एक वुमेन खुला लेने के लिए इन आर्बिट्रेशन सेंटर्स में जाती है तो पहले काजी यहां पे वुमेन को काउंसिल करने की कोशिश करता है। अगर वुमेन बिल्कुल बाध्य है, कह रही कि नहीं भाई मुझे डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, तब डिवोर्स के लिए हस्बैंड को नोटिस दिया जाता है। हस्बैंड आता है, बातचीत होती है, डिवोर्स यहां पे ग्रांट किया जाता है। कुछ केसेस में यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि जब काजी साहब के पास लेडी जाती है डिवोर्स लेने के लिए, तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से काजी साहब को हस्बैंड से परमिशन लेनी जरूरी है। अगर हस्बैंड डिवोर्स देने को तैयार नहीं होता है तब खुला एक्सरसाइज नहीं कर सकती औरत। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अंदर भी खुला तब मिलेगा एक वुमेन को जब उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं इसको एसेंट दे रहा हो। काजी साहब उस वुमेन को तब तक नहीं दे सकते खुला डिवोर्स जब तक हस्बैंड ना माने। तो इस कंटेक्स्ट में कभी कभी खुला के थ्रू भी वुमेन को इंसाफ नहीं मिल पाता। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से चीजें बताते हैं, और अलग अलग इस्लामिक आर्बिट्रेशन सेंटर्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगी। कुछ जगहों पे हो सकता है खुला में आसानी से डिवोर्स मिल जाता हो, कुछ जगहों पे ना मिलता हो। वैसे तो यहाँ पे दारुल काजास में ये बताया जा रहा है कि 70% जो डिवोर्स के केसेस होते हैं वो 2 महीने में निपट जाते हैं। कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा लगता है। मतलब ओवरऑल इस पर्टिकुलर फैक्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश की जा रही कि नहीं भाई, मुस्लिम लॉ में भी वुमेन के लिए जगह है। आप मुस्लिम लॉ को इस प्रकार से मत देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही चाहिए, वुमेन्स को कोई राइट नहीं मिल रहा। वुमेन्स के पास भी खुला का राइट है, बट हाँ वो खुला कितना इफेक्टिव है इस बात को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। फिर अगला आर्टिकल जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी क्रिप्टो डील्स को लेके इंटेल एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन और इंटेल एजेंसी जैसे सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, डीआरआई हो गई, अब इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, ये सब केंद्र की सरकार को बोल रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को मॉनिटर करने के लिए हमें थोड़े राइट्स दिए जाए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर जब तक कोई कंप्लेन फाइल नहीं हुई है, जब तक उनके ऊपर कोई क्राइम का इल्जाम नहीं लगा है, तब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसा निकल के आया है कि जो डिजिटल लोन ऐप होती है ना, इंडिया के अंदर जो ऑपरेट करती हैं, उन डिजिटल लोन ऐप की जो ओनरशिप थी वो चाइनीज के पास थी। अब डिजिटल लोन ऐप्स ने जो भी पैसा कमाया वो पैसा चाइनीज शेल कंपनीज ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू देश के बाहर भेज दिया। तो इस बात को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज बोल रही हैं कि चाइना की शेल कंपनीज इंडिया के अंदर ऑनलाइन गलत तरीके से पैसा कमाती हैं, और पैसे को जब वो लीगल तरीके से देश के बाहर नहीं ले जा पाती हैं तो क्रिप्टो रेगुलेटरी एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सरकार से परमिशन मांग रही है कि हमें लॉ के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन की जाए। बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट कर रखा गया, जैसे बैंक वॉलेट्स। अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को भी लिस्ट कर दिया जाए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर कोई भी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पीएमएलए के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो यहां पे ऑन इट्स ओन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनके भी डॉक्यूमेंट मांग सकती है, वहां पे भी सर्च एंड रेड मार सकती है वगैरह। अभी के लिए सेक्शन 91 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस एक एफआईआर के बाद ही इन रेगुलेटरी एक्सचेंजेस पे कोई एक्शन ले सकती हैं, बिना एफआईआर के नहीं ले सकती। लेकिन ओवरऑल ये एक्सचेंज एजेंसीज मांग रही हैं, पूछ रही हैं सरकार से कि साहब हमें भी यहां पे लेवरेज दीजिए कि हम बिना एफआईआर के, बिना एक ऑफिशियल कंप्लेन के इन क्रिप्टो एजेंसीज के ऊपर, इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सके, इनके ऑडिटेड अकाउंट्स को चेक कर सके, जो कि काफी धांधलेबाजी हो रही है और प्रेजेंट पावर्स में हम ऐसा कुछ यहां पे कर नहीं पा रहे हैं। अभी ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्लिपफोल्ड नाम की कंपनी के 370 करोड़ और वजीरेक्स नाम के रेगुलेटरी एक्सचेंज के 65 करोड़ फ्रीज किए हैं। देखिए भारत सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रेडिंग थी उसको बैन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर पूरा बैन लग नहीं सकता।
और कहीं ना कहीं हमारी एफएम निर्मला सीतारमन जी ने माना भी है कि बिना इंटरनेशनल एक्सेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन के हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करके ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इंडिया में 7.3% पॉपुलेशन के पास डिजिटल करेंसी है 2021 में। सातवां हाईएस्ट है, सेवेंथ हाईएस्ट दुनिया भर में, सेवेंथ हाईएस्ट अगर यूजेज अगर क्रिप्टो करेंसी का कहीं है तो वो इंडिया में। इंडिया के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। उस केस में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस को भी मॉनिटर किया जा रहा है। बट जो ओवरऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बोल रही हैं कि अभी के नियम कानून और ताकत के हिसाब से हम क्रिप्टो के डील्स को पूरी तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, हमें थोड़ी ताकत एक्स्ट्रा दी जाए। फिर अगली न्यूज है जीएस पेपर थी, साइबर सिक्योरिटी। रशिया ब्लॉक्स फाइनल डॉक्यूमेंट एट न्यूक्लियर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस। देखिए क्या है, यूएन ट्रीटी का यहां पे एक फाइनल डॉक्यूमेंट बना था। ये डॉक्यूमेंट किसके कंटेक्स्ट में था? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कंटेक्स्ट में। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कंटेक्स्ट में कई सालों से इस बात को लेकर बहस चल रही है। क्या बहस चल रही है? कि दुनिया की वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, ये सब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करें। अगर ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में खत्म कर देते हैं तो वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीका की कंट्रीज हो गई, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, ठीक है ना, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इस प्रकार की कंट्रीज नए न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगी। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर वो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर नहीं है उनको एक अश्योरेंस दी जाएगी कि भाई हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। अगर आपको याद ना हो, जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने एक इनिशिएटिव लीड किया था जिसके थ्रू दुनिया भर से न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना चाहते थे वो। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में बैरक ओबामा ने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। दुनिया भर की 191 कंट्रीज इस बात को लेके बैठ के बातचीत कर रही है, बहस कर रही है कि भाई कैसे ना कैसे करके दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, इनको खत्म कर दिया जाए, दुनिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री कर दिया जाए। और इसी के लिए यहां पे एक फाइनल डॉक्यूमेंट बना था। मैं बता दूं, ये जो ट्रीटी की मीटिंग हुई थी ना, लास्ट बार जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, वो हुई थी 2015 में। और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्योंकि मिडिल ईस्ट जोन फ्री ऑफ वेपन्स, आपको पता होना चाहिए मिडिल ईस्ट में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। इसके न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना इसराइल का टारगेट है। इसराइल के पास खुद न्यूक्लियर वेपन्स है। तो 2015 में एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगली रिव्यू कॉन्फ्रेंस 5 साल बाद होने वाली थी, कोरोना के चलते एक्सटेंड हो गई। अब फाइनली 2022 में जाके हुई। यहाँ पे 4 हफ्ते का ये रिव्यू हुआ। ये ट्रीटी साइन होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी और शायद साइन हो भी जाती, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ कि ये जो ज़ैपोरियाज़िया न्यूक्लियर प्लांट था और जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट था यूक्रेन के पास, इसको कब्जा लिया रशिया ने। अब जैसे ही ये दो न्यूक्लियर प्लांट्स रशिया ने कब्जाए, इस पर्टिकुलर ट्रीटी डॉक्यूमेंट में इन न्यूक्लियर प्लांट्स का मेंशन कर दिया यूरोप और यूएसए ने। और यूरोप यूएसए ने रशिया के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इन न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है, इसको रशिया इलीगल तरीके से कब्जा लेगा, इससे वेपन बना लेगा। हम नहीं जानते कि रशिया इन न्यूक्लियर फ्यूल का क्या करेगा। तो ज़ैपोरिज़िया प्लांट और चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का ब्यौरा इस डॉक्यूमेंट में कर दिया। अब अगर ये डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर फॉर्म में पास हो जाता तो इससे एक तो रशिया की थू थू होती, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यहां पे रशिया से बोलती कि हमें इन प्लांट्स का एक्सेस दीजिए। ओवरऑल यूक्रेन के अगेंस्ट एट्रोसिटी की है रशिया ने, ये ओवरऑल पब्लिक डोमेन में और डॉक्यूमेंट हो जाता किसी एक इंटरनेशनल ट्रीटी में, खासकर एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी में जिस पे रशिया अपने सिग्नेचर दे रही है। तो ओवरऑल इन दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मेंशन के चलते रशिया ने यहाँ पे फाइनल स्टेज पे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का रिव्यू डॉक्यूमेंट था, इसको ब्लॉक कर दिया, इसको साइन करने से ही मना कर दिया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हार है। इंडोनेशिया जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के बिहाफ पे बोल रहा है, 120 डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पे बोल रहा है, इनका ये बोलना है कि भैया हमने आप न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर भरोसा किया कि आप अपने वेपन्स खत्म करोगे, आप अपने वेपन्स खत्म करोगे तो हम अपने वेपन्स डेवलप नहीं कर रहे हैं। अभी आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं कर रहे हो तो क्या आप हमको इंस्टिगेट कर रहे हो कि हम अपने वेपन्स डेवलप करें? तो ये जो पर्टिकुलर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी थी जिसके थ्रू आगे आने वाले समय में दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स खत्म किए जा सकते थे, इसके ऊपर कोई प्रॉपर सिग्नेचर यहाँ पे हो नहीं पाए। रशिया ने इसको एंड टाइम पे ब्लॉक कर दिया और ओवरऑल जो भी लंबे समय से यहाँ पे हमें जीत मिली थी वो यहाँ पे बर्बाद होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कंज्यूमरिस्ट टाइप की दुनिया है। अब आपके पास कोई पैसा या कोई ताकत आप छोड़ोगे,
आज की डेट में आपको लगता है वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो कभी छोड़ेंगे न्यूक्लियर वेपन्स? यूएस रशिया कभी छोड़ेगा न्यूक्लियर वेपन? आई डोंट थिंक सो। बट ठीक है, कोशिश की जा रही है, कोशिश चलती रहनी चाहिए। फिर अगला फ्रूट फ्लाई, जीएस पेपर थी, साइंस एंड टेक में न्यूज पे काम की। देखिए क्या है, हर ऑर्गेनिज्म की सेल में उसकी जेनोम की एक कॉपी होती है, और बेसिकली उस जेनोम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आप कह लो जीव के ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर को बनाता है। तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का जेनोम होता है, और ओवरऑल एक जेनोम के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है। वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स डिसाइड करती है कि ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर कैसा हो। अब हुआ यह कि फ्रूट फ्लाइज के अंदर इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर मैट्रिक्स को आइसोलेट करके स्टडी किया जा रहा है। सीएसआईआर यानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर, देखिए सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अंदर एक बॉडी है सीसीएमबी, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। एक और बॉडी है टिज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी बेंगलुरु। इन दोनों बॉडीज ने फ्रूट फ्लाई के न्यूक्लियर मैट्रिक्स को स्टडी किया। फ्रूट फ्लाई का यहां पे साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रूट फ्लाई है, इसके न्यूक्लियर मैट्रिक्स को यहां पे स्टडी किया गया। एम्ब्रियो के अंदर से न्यूक्लियर मैट्रिक्स निकाली गई है और इसको यहां पे स्टडी किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि एक एम्ब्रियोई के अंदर, एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग सेल्स के अलग अलग पार्टिकल किस प्रकार से मिलके एक ओवरऑल आप कह लो जीव के ऑर्गेनाइजेशन को उदय देते हैं, इसको यहां पे चेक किया जा रहा है। ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है स्कैफोल्डिंग की तरह होती है। तो ये जो बायोकेमिकल मीन से जो न्यूक्लियस है इसको बाहर निकाला गया, इसको एंजाइम से ट्रीट किया गया ताकि सारे डीएनए डाइजेस्ट हो जाएं। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में डाल के वायबल डीएनए प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई किया गया, प्रोटीन प्रोटीन नेटवर्क को हटाया गया, और फिर बचा एक फाइब्रस मेशवर्क ऑफ प्रोटीन जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोला जाता है। और इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर मैट्रिक्स को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल डीएनए, जेनोम, सेल, न्यूक्लियर मैट्रिक्स ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, ये फ्रूट फ्लाई के अंदर खोद खोद के निकाला जा रहा है। ठीक है भाई। फिर अगला जीएसपी साइंस एंड टेक में डिकोडिंग मॉस्किटो सेंस ऑफ सेल्स। भैया मॉस्किटोस कैसे सूंघते हैं? देखिए क्या है, लगभग 3000 स्पेशीज है मॉस्किटो की। इसमें से कुछ ऐसी स्पेशी है जो कि केवल आदमियों, ह्यूमंस को टारगेट करती है, पीपल को टारगेट करती है। वो स्पेल से जान जाएंगे कि यहाँ पे ह्यूमन है। वो किसी कुत्ते को नहीं काटेंगे, किसी बिल्ली को नहीं काटेंगे, अगर ह्यूमन है सिर्फ उसको काटेंगे। और 50 मीटर दूर से वो सूंघ लेते हैं कि आसपास कोई वुमन है। इस प्रकार के मॉस्किटो एडिस एजिप्टी, एनोफिलिस और कोलेक्स। अब बहुत लंबे, अच्छा ये बीमारियां भी अच्छी खासी फैलाते हैं, डेंगू, मलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर। तो जो साइंटिस्ट है वो हमेशा से सोच रहे हैं कि यार 50 मीटर दूर से कैसे सूंघ लेते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये भी बता दूं, इसके ऊपर एक बड़ी रिसर्च चली है। जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स बनाए थे ना, जैसे ओडोमॉस, तो ये ओडोमॉस वगैरह कैसे काम करते हैं? आप ओडोमॉस को अपनी स्किन के ऊपर लगा लेते हो। अब नॉर्मल कर एक मॉस्किटो आपके पास कैसे आएगा? आपकी स्किन से जो पसीना निकल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसको स्मेल करके आएगा। तो ये जो ओडोमॉस जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, ये पसीने और कार्बन डाइऑक्साइड के सेंस को खत्म कर देते हैं और मॉस्किटोस के सेंस को कंफ्यूज कर देते हैं ताकि मॉस्किटो आप तक ना पहुंच पाए। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ओवरऑल ये मॉस्किटोस का जो सेंस ऑफ स्मेल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे जो केमिकल्स रेपेलेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना मॉस्कुलर रेपेलेंट्स में, जैसे कि डाइएथाइल टोलोमाइड, फिर अगर आप देखो तो पिकारिडिन, IR35, यूकेलिप्टस ऑयल, ये सारे के सारे ऑयल जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स की तरह काम करते हैं। कई केसेस में मॉस्किटो रेपेलेंट्स की तरह काम नहीं कर पाते। कई केसेस में ये मॉस्किटोस के ऑल्फैक्टरी सिस्टम को नहीं हरा पाते। मॉस्किटोस का ऑल्फैक्टरी सिस्टम गलत तरीके से काम करता है। जब मॉस्किटो रेपेलेंट बनाए गए तो किस बेसिस पे बनाए गए? इस बेसिस पे बनाए गए कि मॉस्किटो के अंदर के जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है, इनकी सेंसेशन ऑफ स्मेल को आप हरा दो। जैसे इनकी सेंसेशन ऑफ स्मेल खत्म होगी, मॉस्किटोस को सूंघ ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल्फैक्टिव न्यूरॉन्स के साथ साथ मॉस्किटोस के अंदर होते हैं एमीन्स, और इन एमीन्स के अंदर भी स्मेल को डिटेक्ट करने की ताकत होती है, इंट्रिंसिक ताकत। तो ओवरऑल एक मॉस्किटो के अंदर के अगर ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को आपने इनएक्टिव कर भी दिया तो भी उनके एमीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक ह्यूमन स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। ह्यूमन सीट में एक 1 ऑक्टेन 3 ऑल नाम का केमिकल सेक्रीट करता है। ये पर्टिकुलर जो केमिकल सेक्रीट होता है, ये ओवरऑल पीपल्स और मॉस्किटोस के अंदर एक स्पेसिफिक प्रकार का न्यूरॉन ही डिटेक्ट कर सकता है। और ये जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है, इनको एमीन्स भी स्टिमुलेट करता है।
तो अगर ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को आपने डीएक्टिवेट कर दिया तो एमीन्स प्ले में आ जाएंगे और ह्यूमन के पसीने को सेंस कर लेंगे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो मॉस्किटोज की सेंसिंग पावर है ना, ये बहुत ज्यादा है। हम जितना सोचते थे उससे ज्यादा इन मॉस्किटोज की सेंसिंग पावर। हमको लगता था कि केवल ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये मॉस्किटोज सेंस कर पाते हैं स्मेल को। नहीं, एमीन्स के मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है कि पोटेंशियली इन मॉस्किटोज के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी हो और स्मेल का, जिसके बारे में अभी शोध चल रही हो, हमें पता नहीं। देना जाते हैं अपनी आखिरी न्यूज पे। एंटीबायोटिक्स का एक्सेस आप बढ़ाते हो इनोवेशन के थ्रू, ये बहुत जरूरी है। जिस प्रति साइंस एंड टेक में चीज आपको काम आएगी। इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक्स का रेकलेस यूज हो रहा है। पेनिसिलिन हो, इसने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट सबको बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट सब एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। जितनी तेजी से इन बैक्टीरिया के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है, उतनी तेजी से हम दवाइयां नहीं बना पा रहे। सुपर बग्स को कंट्रोल करना आज और आगे आने वाले समय में काफी मुश्किल होने वाला है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन गई है। बेटर डायग्नोस्टिक्स चाहिए ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ऐसे ड्रग्स बनाने के लिए, रोबोस्ट सर्वेलेंस सिस्टम बनाने के लिए जो कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन को रोक सके। अगर आप देखो तो ड्रग रेजिस्टेंट सुपर ड्रग्स हर साल 12,70,000 लोगों को मारते हैं, एचआईवी एड्स मलेरिया से ज्यादा, और 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोगों को मारेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो हमें गेम चेंजिंग स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है, खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, ताकि एएमआर से लड़ा जा सके। मैं जब टर्की गया था, टर्की में मुझे एक एंटीबायोटिक खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ा, और वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर वाली लड़की ने ले लिया, उसने मुझे वापस नहीं किया। इंडिया के अंदर तो आप कोई भी एंटीबायोटिक जाके ओवर द काउंटर ले सकते हो, और कितने भी ले सकते हो। इसीलिए ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ये एंटीबायोटिक्स के अनचेक्ड यूज की वजह से हो रहा है। हम इसको रोक नहीं पा रहे। इंडिया के अंदर 2040 तक 16 लाख केसेस होंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शियस केसेस के। तो जरूरी यह है कि धीरे धीरे हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाएं। क्या होता है कि कभी कभी ओवरऑल, अब आपको मान लो खांसी हो गई, सर्दी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, बुखार भी नहीं आ रहा, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देगा, बोलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक खा लो। अब हो सकता है वो एंटीबायोटिक की जरूरत है भी नहीं, बट उसने डिफॉल्ट मोड में आपको एंटीबायोटिक दी। डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट मोड में एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो आर्टिकल ये बोल रहा है कि प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब एंटीबायोटिक देनी है, कब नहीं देनी है। आंख बंद करके डिफॉल्ट मोड में एंटीबायोटिक देना है गलत तरीका है। फिर धीरे धीरे करके ड्रग रेजिस्टेंस मेथडोलॉजीज और ट्रीटमेंट मेथडोलॉजीज को बनाना, एंटीबायोटिक्स को बनाना, ये जरूरी है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में इन्वेस्ट करना, क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्च करना, सप्लाई चेन चैलेंजेस को रिजॉल्व करना, और ये डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं करना, ये इंडिया जैसी कंट्रीज को करना है, और जल्दी करना है, ताकि ओवरऑल जब तक हमारे पास ये मेनेस सामने आके खड़ा हो जाए, तब तक हम इसके लिए कम से कम तैयार तो रहें। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इंटरनेशनल बॉडी जैसे ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप, वेलकम ट्रस्ट, इनकी मदद लेनी होगी, तब जाके ओवरऑल कहीं ना कहीं हम इससे थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैपिटल है वर्ल्ड की। हमें इसको कम करना है। एक तो एंटीबायोटिक्स के ब्लैटेंड यूज को भी कम करना है। एक रेड लाइन भी बनाई गई थी, एंटीबायोटिक्स के पीछे एक रेड लाइन बनी होती ताकि आप इसको कम खाओ, लेकिन तब भी लोगों को समझ में नहीं आता, लोग भर सब खा ही रहे होते थोक के भाव, कुछ भी हो गया खा लो, अरे पेट खराब है एंटीबायोटिक खा ली। तो ये एक सही तरीका नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए, साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चाहिए, ताकि हम लोग पोटेंट ऐसी ड्रग्स बना सकें जो सच में इन सुपर बग्स को मार सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। संडे था तो ज्यादा कुछ था नहीं, आपके साथ डिस्कस कर लिया। जो 2 टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ कवर नहीं किए, उनको अलग से वीडियो में जल्दी ही बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते लगते रहिए।